Hello everyone, welcome to Excelsior PM. In this video, we are going to solve example 1.10 from physics chapter 1 of class 12th. Alright, and you have been given a setup like this in which a cube is placed in XYZ coordinate system. Alright, and you have been given that electric field, the magnitude of electric field varies as alpha x power 1 by 2. Alpha x power 1 by 2. Okay, this is for electric field in x direction. And you have been given Ey equals Ez equals 0. Okay, so there is no electric field in y direction and in z direction. Okay, now here alpha value has been given and you have to find the flux through the cube. Now we are going to solve this question just like you will write this solution in your board exams. Okay, हम ऐसे लिखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन विथ जस्ट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप बोर्ड में कैसे लिखोगे ये मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. ऑलराइट, so what do we write? We have been given in the question Ex equals alpha x power 1 by 2. This is magnitude of vector Ex. अगेन मैं बता रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसको वेक्टर नहीं, इस एक्सप्रेशन को वेक्टर की तरह नहीं पढ़ना है. ये मैग्नीट्यूड है Ex वेक्टर का. ओके, Ex वेक्टर एनसीईआरटी में जो भी आपको नोटेशंस दिए हुए वेक्टर के लिए उन्होंने बोल्ड में यूज किया है, लेकिन हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, एक एरो लगाते हैं ऊपर. ओके, ऑलराइट. सो a इक्वल्स 0.1 एंड फ्रॉम फिगर में आप देखो कि जो लेफ्ट फेस है वो कहाँ पे पोजीशन कर रहा है, ऑरिजिन से a डिस्टेंस पे. ऑलराइट, और जो इस क्यूब का जो राइट फेस है वो ऑरिजिन से 2a डिस्टेंस पे पोजीशन कर रहा है. ऑलराइट, सो x रेंजेस फ्रॉम a to 2a. ऑलराइट, नाउ you know that by Gauss law phi is equal to vector E dot delta S cap, vector E dot delta S cap. All right, delta phi is equal to vector E dot delta S vector. Again, sorry, vector E dot delta S vector. So phi total will be phi through left face and phi through right face. So we will solve separately for each faces. All right, so phi left face vector E dot delta S left. Okay, तो यहाँ पे आप vector E, आप मैं यहाँ पे vector notations क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सी ये जो आपका फियर है ना वेक्टर को यूज करने का कैलकुलेशंस में, वो हट जाए, क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, सो वेक्टर ई को आप कैसे लिखोगे, अल्फा a पावर 1 by 2 इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिखा और इसमें उसके यूनिट वेक्टर को साथ में लिखा, डॉट a स्क्वायर, इस लेफ्ट फेस का सरफेस एरिया कितना होगा, a स्क्वायर होगा क्योंकि ये क्यूब दिया हुआ है. ऑल राइट, सो a स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस आई कैप कैसे आ गया, सी ये जो आपका ये लेफ्ट फेस है इसका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो किधर होगा, वो इधर साइड दिया हुआ है. ओके, इधर साइड दिया हुआ है. और जो इसका ये राइट फेस है उसका यूनिट वेक्टर किधर दिया हुआ है, उसका इधर साइड दिया हुआ है. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. ऑलराइट, सो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस आई, सो यहाँ पे i डॉट आई हो जाएगा. ओके, मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे i डॉट आई हो जाएगा, i डॉट आई. सो i डॉट आई क्या, i डॉट आई कितना होता है, i डॉट आई इज 1. ऑलराइट, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1. ओके, डॉट प्रोडक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ई को आप डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हो, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कितना थीटा होगा, थीटा यहाँ पे कितना होगा, देखो वेक्टर ई आपका इधर साइड है. ऑलराइट, और इस वाले का जो नॉर्मल है वो इधर साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री. तो कॉस 180 डिग्री अगर आप इसको वैसे भी करोगे ई डेल्टा एस कॉस 180 डिग्री, तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी. ऑलराइट, तो दोनों चीज़ें मैंने करके आपको बता दी. ऑलराइट, सिमिलरली फॉर राइट फेस वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस राइट, तो यहाँ पे अल्फा, अब यहाँ पे एक गलती ये हो सकती है स्टूडेंट से कि अल्फा एक्स पावर 1 by 2 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में राइट फेस के लिए भी एक्स की जगह ए पुट कर सकते हैं. ये गलती हो सकती है जल्दी में, ये नहीं करना है. यहाँ पे राइट फेस के लिए x कितना है, 2a है. x कितना है, 2a है. क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ में देखो, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हैं ना वो ऐसे कोई रैंडमली नहीं दिए हुए हैं, या आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए हुए हैं. तो ऐसे मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें वो एनसीईआरटी को बहुत ही रैंडमली हार्श बोल रहे हैं, वो जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स. ऑलराइट, सो अल्फा 2a पावर 1 by 2, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को आप कैप्चर नहीं करते तो ये जो बेसिक मिस्टेक है ना ये हमेशा कैरी ऑन होता रहेगा. ओके, सो अल्फा 2a पावर 1 by 2 आई कैप डॉट a स्क्वायर आई कैप, डॉट a स्क्वायर आई कैप. इस केस में राइट फेस के लिए यहाँ पे जो इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो इधर साइड है, तो ये आई कैप डायरेक्शन हो गई. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, अल्फा 2 पावर 1 by 2 a पावर 5 by 2. यहाँ पे 2 पावर 1 by 2 को भी नहीं भूलना है,
ये नहीं भूलना है अपने को। सो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप अब टोटल कैलकुलेट करो। सो 2 पावर 1/2 अल्फा पावर 5/2 माइनस अल्फा पावर 5/2, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1.05 मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑलराइट, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.414। ऑलराइट, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ऑलराइट, सो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमको पता है, फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, गॉसियन सरफेस में जो क्यू इंक्लोज्ड है, इंक्लोज मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला जो चार्ज है वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वेयर क्यू इज चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। फाई इक्वल्स क्यू एंक्लोज्ड, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जेई मेन में और जेई एडवांस्ड में। ऑलराइट, क्यू इंक्लोज्ड है तो यहाँ पे क्यू आप कैलकुलेट करो 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम्स। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में सॉल्व हो रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो चीज़ें यूज हुई हैं उसको समझाने का मेन पर्पस है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा जोर क्यों दिया, फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे जो फाई है, किसी भी गॉसियन सरफेस में ये जो फाई लिखा हुआ है, ये फाई उन सारे ही चार्जेस की वजह से फ्लक्स है, उन सारे ही चार्जेस की वजह से फ्लक्स है जो उसके, अगर मान लो ये गॉसियन सरफेस है तो यहाँ पे कुछ चार्जेस इसके अंदर हैं और कुछ चार्जेस इसके बाहर हैं। ऑलराइट, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो फाई है, ये वाला फाई इन सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है इस सरफेस के अक्रॉस, वो वैल्यू है लेफ्ट वाला टर्म। ऑलराइट, लेकिन जो ये राइट टर्म है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये वाला जो टर्म है राइट हैंड साइड में, इसमें जो ये Q दिया हुआ है, ये सिर्फ केवल ये वाले चार्जेस होंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसको अच्छे से मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जेईई मेन में। तो ये बात ध्यान रखनी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये आपका गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस जो भी फ्लक्स है, तो जो आपका लेफ्ट टर्म दिया हुआ है वो फ्लक्स इन सारे चार्जेस को कंसिडर करके होगा। लेकिन जो आपका राइट हैंड साइड में जो आप यहाँ पे चार्ज रख रहे हो, वो चार्ज सिर्फ इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो इंक्लोज्ड चार्ज है उसको ही लेना है। ओके, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही रैंडम हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर मान लो ये कोई रैंडमली गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे इसमें Q1 Q2 Q3 और यहाँ पे एक बाहर Q4 है, तो जो इस गॉसियन सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो फाई हमारा किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, फंक्शन ऑफ, यहाँ पे फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ऑलराइट, लेकिन जो आपका राइट हैंड साइड Q है, ये Q क्या है, Q इंक्लोज्ड, और इस Q में हम क्या कंसिडर करेंगे, केवल ओनली Q1 Q2 एंड Q3। ओके, तो ये चीज़ हमें हमेशा अच्छे से ध्यान रखनी है। ऑलराइट, so this is all about this video. If you found the video helpful, like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more such videos. Thank you for your time.